बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक वो चैप्टर नंबर 3 का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स नाम से ज़ाहिर है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी काम को ब्लॉक कर दे वो इनहिबिटर कहलाती है। तो एंजाइम के हवाले से इनहिबिटर उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे सबस्ट्रेट की जगह और फिर प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट नहीं होने देंगी। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ये इनहिबिटर है। जब ये एंजाइम को ब्लॉक करती हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि जो एंजाइम का एक्शन वो परमानेंटली ब्लॉक हो रहा होता है या एंजाइम का एक्शन टेम्पोरेरीली। परमानेंटली का मतलब कि मुस्तकिल तौर पे हमेशा के लिए एंजाइम अपना काम छोड़ देगा। टेम्पोरेरी जब तक इनहिबिटर अटैच है उस वक्त तक तो एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। अगर इनहिबिटर को किसी भी वजह से उतार लिया जाए तो वो अपना काम दोबारा शुरू करेगा। यहाँ इनहिबिटर एंजाइम के साथ एक ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से वो मुस्तकिल तौर पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में पॉइजन लाइक साइनाइड के बारे में वैसे मशहूर है, बड़ा शदीद यानी आप कह सकते हैं जहरीला है। अगर इसको थोड़ा सा भी चख लिया जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम कर रही होती हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए इनहिबिटर का काम नहीं करती। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। अब अभी हमने डिस्कस किया एंजाइम का जो इफेक्ट है या तो परमानेंटली ब्लॉक होगा या टेम्पोरेरीली। तो वो हमारे पास इनहिबिटर जो एंजाइम के इफेक्ट को परमानेंटली ब्लॉक कर दें तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। नाम से जाहिर है जिसके इफेक्ट को रिवर्स ना किया जा सके, जिसके आप कह सकते हैं इफेक्ट को ज़ाइल ना किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल। और ये मुस्तकिल तौर पे एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। तो देयर इफेक्ट्स कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज, तो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। एंड आर ऑफ परमानेंट नेचर, तो इनके जो इफेक्ट हैं वो परमानेंट नेचर रखते हैं। क्यों परमानेंट नेचर रखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि या तो ये एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, एंजाइम गोल होते हैं, उस स्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जाहिर बात है एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो एंजाइम तो मुस्तकिल तौर पे काम करना छोड़, या फिर ये क्या करते हैं कि जो एक्टिव साइट है उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के दो तरीके हैं, बाई फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, कि उस एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि इसको तोड़ना आसान नहीं है, तो इस वजह से जो एंजाइम है जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली अटैच हो गया। फिजिकली ब्लॉक, अच्छा फिजिकली ब्लॉक में क्या होता है कि कोई बॉन्ड नहीं बनता एक्टिव साइट के साथ। अब होगा क्या, जो सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एंजाइम है और यहाँ कोई बड़ा सा मालिक्यूल आके रखा गया है। अब ये इतना बड़ा मालिक्यूल है, इतना हैवी वेट है कि इसने एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ये रखा गया है। अब इसको उतारना पॉसिबल नहीं है, यानी इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि कोई आम दूसरा मालिक्यूल इसको उतार नहीं सकते। इसको हम कहते हैं फिजिकली ब्लॉक। दो तरह की हमारे पास ब्लॉकिंग हो रही है, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के इसके साथ परमानेंटली अटैच होगा, या फिजिकली ब्लॉक इतना हैवी होने की वजह से वो इस एक्टिव साइट पे रखा जाएगा कि वो जो एक्टिव साइट है वो मुस्तकिल तौर पे ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं फिजिकली ब्लॉक, कि यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी लेकिन जस्ट उसके ऊपर वो मालिक्यूल रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल के अंदर अगर हम इरिवर्सिबल की इनहिबिटर की आते हैं तो पेनिसिलिन ये बैक्टीरियल सेल को मारती है। कैसे? बैक्टीरियल जो सेल होते हैं उनके बाहर सेल वॉल होती है। अगर सेल वॉल टूट जाए या ना बने तो दोनों केसेस में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। तो पेनिसिलिन क्या करती है कि वो एंजाइम जो सेल वॉल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं तो उन सेल वॉल की प्रोडक्शन वाले एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो सेल है उसकी परमानेंटली डेथ हो जाती है। इसी तरह काफ़ी सारे जो पॉइजन हैं वो भी हमारे बॉडी में एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके उनको परमानेंटली ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, रिवर्सिबल इनहिबिटर से क्या मुराद है कि नाम से ज़ाहिर है जिसके इफ़ेक्ट को रिवर्स किया जा सके, जिसके इफ़ेक्ट को आप कह सकते हैं ज़ाइल किया जा सके। तो देयर इफ़ेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, इनके इफ़ेक्ट को ज़ाइल किया जा सकता है। एंड आर टेम्पोरेरी इन नेचर, और इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो टेम्पोरेरी होते हैं, आर्जी होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जिस वक्त ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे तो एक्टिव साइट के साथ ये वीक लिंकेज बनाएंगे, जैसे लंडन फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये कमज़ोर बॉन्ड है जिनको आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। तो ये आके इसके साथ अटैच हो रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद इससे क्या हो जाते हैं, जब बॉन्ड टूटता है डिटैच हो जाते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में एक मेलोनिक एसिड है जो क्या करते हैं कि एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको रिवर्सिबली ब्लॉक करता है। अभी इसके एक्शन को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब रिवर्सिबल जो इनहिबिटर है इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया कॉम्पिटिशन,
कंपटीशन में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी होती हैं और हासिल करने वाले उसको ज़्यादा होते हैं, ये कंपटीशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो जो चेयर वाला खेल देखा होगा जिसमें एक चेयर उठा ली जाती है, हमेशा जो उसके घूमने वाले जो लोग होते हैं उसके चेयर के इर्द गिर्द उनकी तादाद चेयर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब भी चीज़ थोड़ी होगी, हासिल करने वाले ज़्यादा होंगे, तो हम कहते हैं ये कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन है। और आमतौर पे जब हम कंपटीशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कंपटीशन आमतौर पे उन लोगों के दरमियान हो रहा होता है जो एक क्राइटेरिया के ऊपर फुलफ़िल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी एमडी कैट के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट अपेयर होते हैं। अब जो स्टूडेंट कंपटीशन करने के लिए आए हैं वो एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं कि सारों की प्री मेडिकल एफएससी के अंदर और सारों के जो नंबर हैं 60% से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ कंपटीशन कैसे बन रहा है? यहाँ कंपटीशन ऐसे बन रहा है कि हमारे पास एक्टिव साइट एक ही है और दो लोग कंपटीशन में आ गए, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, और दोनों का क्राइटेरिया ये है कि वो इस एक्टिव साइट की शेप के मुताबिक दोनों का स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। जैसे मैंने दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, लेकिन जो इनहिबिटर है उसका एक जो एंड है वो थोड़ा सा सर्कुलर बना दिया ताकि थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस आ जाए। यानी 95% दोनों का स्ट्रक्चर क्या यहाँ एक जैसा है। अब होगा क्या, साइट एक है, इसको के ऊपर कंपटीशन करने वाली दो चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है कि किसकी पावर ज़्यादा है। कंपटीशन में जीतता वही है जिसकी पावर ज़्यादा हो, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ क्वालिटी से मुराद कंसंट्रेशन भी हो सकती है, एक्टिव साइट की अट्रैक्शन भी हो सकती है। जैसे हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड करेगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर इनहिबिटर बाइंड करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ कंपटीशन किस वजह से हुआ कि साइट एक है और कंपटीशन में दो चीज़ें आई। क्यों? क्योंकि दोनों की जो शेप है वो एक्टिव साइट के लिहाज से सिमिलर है। तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करेंगे, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक 100% एक नहीं होगा, क्योंकि 100% अगर एक जैसा होता है तो वो तो दोनों चीज़ें एक ही होती, तो माइनर सा डिफरेंट होगा। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो इनहिबिटर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, दीज आर सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट तो इनको रिकॉग्नाइज कर लेती है, लेकिन जो हमने कहा था ना एक्टिव साइट में दो साइट होते हैं, एक बाइंडिंग साइट है, दूसरी जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनती। यानी सबस्ट्रेट अगर इस एक्टिव साइट पर बाइंड करती तो प्रोडक्ट बन जाती, इनहिबिटर बाइंड कर रहा है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब ये जो बात है ना स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा होता है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है आमतौर पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान। एक एसिड है, इसको हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जिसके साथ भी एज का वर्ड आ जाए तो आपको पता है कि ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो सक्सीनिक एसिड है जब इसके साथ बाइंड करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरिक एसिड में। लेकिन अगर मेलोनिक एसिड इसके साथ बाइंड करे तो ये फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनता, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनती। तो सक्सीनिक एसिड और मेलोनिक एसिड में सिमिलैरिटी है, इस वजह से दोनों जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट है वहाँ बाइंड हो सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ेगा, ये बाइंड होता है तो फ्यूमेरिक एसिड बनेगी, अगर ये बाइंड होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ एक कार्बन के। कैसे? अच्छा, जो सक्सीनिक एसिड और मेलोनिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड, ये तीनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसके पास COOH बॉन्ड हो। तो अगर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब है इनके पास 2 COOH होंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले दोनों के अंदर ये तीनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सक्सीनिक एसिड भी, मेलोनिक एसिड भी और फ्यूमेरिक एसिड भी। तो सबसे पहले हम सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ड्रा कर दिया 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब सक्सीनिक एसिड में क्या होता है कि इन 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान में 2 कार्बन होते हैं।
अच्छा, कार्बन के बारे में आपने याद रखना है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, तो 2 इसके साथ अटैच होंगी, 2 इसके साथ अटैच होंगी। यानी आप ये समझ लें जो सक्सीनिक एसिड है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? एक ये वाला है, एक ये वाला, और दोनों आपस में किसके जरिए से कनेक्टेड है? कार्बन कार्बन। और कार्बन के साथ 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाने, 2 तो आप एक इस कार्बन के साथ बनाए, एक इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, मेलोनिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रा कर दिया। अब फ़र्क क्या है कि इसमें 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के दरमियान 2 कार्बन है और इसमें सिर्फ क्या है? 1 कार्बन है। ये 3 कार्बन वाला एसिड है, 3 कार्बन वाला एसिड, यानी सिर्फ 1 कार्बन का फ़र्क है कि ये 4 कार्बन वाला है और ये 3, तो ऑलमोस्ट, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है? एक जैसा है। तो माइनर सा डिफरेंस है कि इसमें 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट नाम से जाहिर है कि ऐसा एंजाइम जो सक्सीनिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेशन करे, हाइड्रोजन को निकाले। होता क्या है कि ये जो हमारे पास कार्बन दरमियान में इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच हैं, या आप इसको CH2 भी लिख सकते हो, CH2 भी लिख सकते हो ऐसे, तो इनके ये जो 2 हाइड्रोजन है इनको ये निकाल देते हैं। एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अब अगर हम दोबारा इसको लिखें ऐसे, ये हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, और अभी हमने डिस्कस किया इनमें 2 कार्बन है, लेकिन ऊपर में हाइड्रोजन, इसके तो ऊपर हाइड्रोजन लगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसने ये निकाल दी। लेकिन निकालने से एक फ़र्क आएगा, क्योंकि कार्बन बनाते 4 बॉन्ड, लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये हाइड्रोजन निकाल दिए जाए तो कार्बन के भी, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है और इस कार्बन, तो ये क्या करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड बना लें। तो फ्यूमेरिक एसिड और सक्सीनिक एसिड में जो फ़र्क है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन। इसमें क्या होता है? इसमें C के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसमें C के साथ 2 हाइड्रोजन, इसमें C के साथ एक हाइड्रोजन, और जो 2 हाइड्रोजन है वो निकल जाते हैं, वो ये एंजाइम निकाल देते हैं, और फिर बॉन्ड पूरा करने के लिए C ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसमें इनके 4-4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। यानी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ने इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनाने की गुंजाइश पैदा हुई थी वो किस तरह फुलफिल हुई? कार्बन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अच्छा, अगर सपोज यहाँ हम हाइड्रोजन ना लगाएं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, क्योंकि एसिड है, एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, तो अगर हम इसके हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेंगे तो यहाँ क्या, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो आई थिंक बुक में यहाँ OH की बजाय ऊपर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव चार्ज। या आप OH लगा दें, या इसके ऊपर अगर सिंपल आपने O लगाना है तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मेलोनिक एसिड बाइंड करता है तो फिर कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, यानी आप ये समझ लें कि नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। तो ये एग्जांपल में है हमारा मेलोनिक एसिड, इसके साथ बाइंड करेगा इसकी एक्टिव साइट, और सक्सीनिक एसिड को ये बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा। तो दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 1 कार्बन का फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कंपटीशन ही नहीं करते। कंपटीशन तो वो होता है ना कि 2 आदमी आए मुकाबले के अंदर, वो एक सीट के लिए लड़े, तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन। तो ये एक्टिव साइट के लिए लड़ते ही नहीं है, और उसके बावजूद ये एंजाइम के ऊपर कब्जा कर लेता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता है। कैसे? ये क्या करते हैं? फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो काफ़ी सारे एंजाइम्स की साइट्स होती हैं एक्टिव साइट के अलावा, जिनको एलोस्टेरिक साइट भी कहा जाता है। एलोस्टेरिक साइट्स, तो ये स्पेशल साइट्स एंजाइम्स के ऊपर होती हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अटैच होने के लिए जगह प्रोवाइड बाज़ दफ़ा कर देती हैं। तो फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट। अब जो ही ये इस दूसरी साइट के साथ अटैच होगा, जो एक्टिव साइट नहीं है,
एक्टिव साइट तो वो है जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जो ही ये यहाँ अटैच होगा तो एक्टिव साइट को या एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस अंदाज में बदल देगा कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आ जाती है तो वो आके अगर यहाँ एंजाइम के साथ बाइंड भी करे, तो चूँकि इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि जब तक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ सही तरह बाइंड नहीं करेगी उस वक्त तक रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा। तो यहाँ अगर ये यहाँ आके जुड़ भी जाए तो यहाँ चूँकि सही तरह बाइंडिंग नहीं होगी तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो ये ऐसे हैं वो एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन ही नहीं करते, वो इस एंजाइम को किसी और जगह से जाके पकड़ते हैं। तो फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट, दे आल्टर का मतलब बदलना। तो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर इस अंदाज में बदल देते हैं कि अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आ जाए और वो एंजाइम के साथ बाइंड करे तो कैटालिसिस नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और आखिरी प्रोडक्ट जो ग्लूकोज के टूटने से ग्लाइकोलाइसिस में बनती है पायरोवेट, उसको हम कहते हैं पायरोवेट। अच्छा, फिर पायरोवेट को मजीद आगे इसको तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से आखिरी प्रोडक्ट क्या बनती है? पायरोवेट। ये चैप्टर नंबर 11 में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन पायरोवेट जिस कंपाउंड से बनता है उसका नाम है फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट। तो ये पायरोवेट काइनेज इसके साथ बाइंड करता है और उसके बाद उसको पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एलानिन, ये क्या करती है कि इस पायरोवेट काइनेज के साथ जब अटैच होती है तो ये वाला जो प्रोसेस है ये रुक जाता है, ये रुक जाता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एलानिन पायरोवेट काइनेज का, जिसने लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को कैटालाइज करना है कि फास्फोइनोल पायरोवेट बनता है, सेकंड लास्ट कंपाउंड है और लास्ट कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस का पायरोवेट, ये एलानिन इसको ब्लॉक कर दे। अच्छा, ये ब्लॉक क्यों हो रहा है? ब्लॉक इस वजह से भी हम आमतौर पे जैसे हमने पढ़ा था यानी लास्ट लेक्चर में फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक एक्टिवेशन के ज़रूरत पड़ने पे एंजाइम को ब्लॉक भी किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे एंजाइम को एक्टिवेट भी किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर रहे होते हैं ताकि वो रिएक्शन रुक जाए अगर ज़रूरत नहीं है उस रिएक्शन की। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो जिस वक्त दोबारा ये जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं जब एंजाइम से अलहदा होंगे तो रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल में काफ़ी जगह कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग हो रही होती है, ये सेल की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी सारी ड्रग्स हमारे एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रही होती है, नॉन कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक, वो फिर साइड इफेक्ट के ज़ुमरे में आ जाते हैं। यानी ये दोनों केसेस में हो रहा होता है, नॉर्मल केसेस में भी हो रहा होता है, एबनॉर्मल अगर एबनॉर्मल केसेस में हो रहा होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के लिए नुकसानदेह है। अगर नॉर्मल ब्लॉकिंग हो रही है रिवर्सिबल तो वो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो जितने भी सेल्स हैं वो ज़रूरत पड़ने पे केमिकल रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन, और बाद दफ़ा ये स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड या मेलुनिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करना आपको आने चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारा एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर को फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।